रीडिंग के ऊपर ये कुछ चीजें आपको समझ नहीं है। अच्छा, मैं स्लो स्लो बोलूंगा जी। हर चीज आपको बताऊंगा। आपको जहां लगे द समथिंग इज टू बी नोटेड डाउन, यू कैन पेन इट डाउन, आप उसको पेन डाउन कर सकते हैं, राइट। एंड इफ देर इज ऑब्वियसली देर इज वुड बी समथिंग दैट इज नॉट आंसर्ड फॉर एग्जाम्पल, तो लेट द लेक्चर बी कंप्लीटेड, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम। वो जो बात आप सोच रहे होंगे वो उसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जो आपका ऑलरेडी एक नॉलेज इंफॉर्मेशन होती है आपके जहन में, द प्रीवियस नॉलेज दैट इंटरफेयर्स। और कुछ लोगों का माइंड सेट ऐसा होता है कि वो दे वांट एब्रप्ट आंसर, तो वो चूंकि नजर नहीं आ रहे होते या तमहीद बांधी जा रही होती है, बाज़ का लेक्चर लंबा हो रहा होता है, महसूस ऐसा हो रहा है कि लंबा हो रहा है। होता ही है कि वो बच्चे जो होते हैं, कुछ तीन तरह के लोग हैं। एक होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे, यानी दे जस्ट नीड द रिजल्ट, कि जल्दी जल्दी समझाएं, टू द पॉइंट, की पॉइंट्स बताएं और बात हम समझ जाएंगे। कुछ होते हैं डिटेल ओरिएंटेड बच्चे, वैसे हैं जो स्टूडेंट्स जो डेफिनेटली जब तक किसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन ना किया जाए, दे कैन नॉट मेक सेंस ऑफ द थिंग्स। कुछ लोग होते हैं पर्सन ओरिएंटेड, पर्सनालिटी ओरिएंटेड, यानी वो जो बंदे के साथ जिसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, वो लंबा करके बताए लेक्चर को, छोटा करके बताए, उनको समझ आ जाती है। तो बच्चे, ये जो क्लास है ना, ये चलाना बड़ा आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है। इस वक्त 250-300 स्टूडेंट है, 400 भी हो सकता है, वट एवर। सबसे पहले बेटे आप लोग ये जेन में रख लें कि जो रीडिंग टेस्ट होता है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। रीडिंग टेस्ट बेसिकली आपको एवेल्युएट करता है, उसके अंदर ये कुछ आपकी एबिलिटीज को असेस करना है उन्होंने, जिसमें आपकी रीडिंग सेंसिबिलिटी कितनी है। सबसे जो टॉप मोस्ट है वो रीडिंग सेंसिबिलिटी है, बिकॉज ये एक अगर गुर आ जाए आपको, तो आप बहुत सी चीजों को जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रीडिंग सेंसिबिलिटी कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप योर रीडिंग हैबिट्स। जब आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सेंसिबिलिटी की तरफ जाएंगे। सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है कि लाइन पढ़ के अंदाजा हो जाए और वो एग्जैक्टिट्यूड के साथ हो कि अब आगे क्या पॉसिबल बात हो सकती है, राइट। और आप एक तो लाइन पढ़ के अंदाजा हो जाए, वर्ड्स को उनके कॉन्टेक्स्ट से गेस कर लेना, बिटवीन द लाइंस बातों को सेंस कर लेना, चाहे प्रिडिक्टेबिलिटी के जरिए, चाहे गेस वर्क के जरिए, चाहे आप कह लें कि एनालिसिस के जरिए या कंपैरिजन के लिए, तो इस तरह की चीजों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रीडिंग सेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट आएगा जिसको आपने सेंस करना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है कि उसको सेंस करके उसके ऊपर रिपोर्ट बना के दे, जैसे कि प्रेसी का मकसद ये होता है, तो आपके जो मीनिंग को डिस्टॉर्ट करने के चांसेस हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, ऑलमोस्ट नन। क्योंकि असल चीज होती है मिसकम्युनिकेशन को रोकना, मिसकम्युनिकेशन को रोकना। और मिसकम्युनिकेशन को रोकने के लिए ये सेंसिबिलिटी के लेवल को इंक्रीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनएविटेबली इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द स्किल ऑफ सेंसिबिलिटी डेवलप कर लें, तो हमारी कन्वर्सेशन के दौरान भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होंगी। सॉरी, चूंकि हमने ये आदत डेवलप नहीं की होती, और इस वजह से हम चीजों को मिसकम्युनिकेशन करते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन में तो वैसे ही आप याद रखें कि आपका जो जो बोलने वाला, जो आपसे बात कर रहा है, जिसका मैसेज आप पढ़ रहे हैं, वो आपके सामने नहीं है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप उसकी लफ्जों को, उसके अल्फाज को, उसके जुमलों को मिस इंटरप्रेट करेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है। लिहाजा द ओनस इज ऑन, आई मीन ओनस मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द राइटर। ओनस इज ऑन द राइटर, कि राइटर जो है वो बड़ी समझदारी के साथ लफ्जों का इस्तेमाल करे। दैट्स वाई राइटिंग स्किल, रिटन स्किल जिसे कहते हैं, राइटिंग स्किल जो है, दैट इज वेरी क्रूशियल। जी जी, मरियम आप क्या चीज कह रही हैं, क्या रिपीट करूं? बेटे अभी स्टार्ट की, अगर मैं आप लोग इन होते रहेंगे और मैं साथ साथ बार बार रिपीट करूंगा तो द थिंग्स वुड गो वर्स। आप सुने, आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल चूंकि अभी स्टार्ट किए तो एक लाइन है, मैं रिकैप कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सेंसिबिलिटी जो है ये सबसे क्रूशियल स्किल है।
और ये आपको लाजमी सीखना है बीइंग ए सीएसपी ऑफिसर। आपका जो रिटन एग्जाम है, जो भी रिटन एग्जाम हो रहा है, वो आपके नॉलेज को चेक कर रहा है वैरायटी ऑफ एरियाज में, जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर जो है टेक्निकली आपको चेक भी कर रहा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हिसाब से, और रिटन कम्युनिकेशन के हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी असेस कर रहा है, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली टीचर्स बात नहीं करते। शायद उन टीचर्स को खुद इतनी डिटेल नहीं पता, या वो पता नहीं शेयर नहीं करना चाहते, मुझे नहीं पता इस चीज का। बट मैंने ये नोटिस किया है कि कंपोजिशन का जो रिटन एग्जाम हो रहा है वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन असेस कर रहा है, जिसको बेहतर वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपकी सारी कम्युनिकेशन इन योर प्रोफेशन वुड बी रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट. Document is an evidence, and evidence can be used against you if something goes wrong. This is the only tangible evidence available. ठीक है जी। तो उसमें जो रीडिंग का टेस्ट है, कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट, ये स्पेसिफिकली यानी हर क्वेश्चन है जैसे प्रेसी है, वो एक खास मकसद के लिए डिजाइन है, सबको पता है, मैंने बताया हुआ है, मैं बाकी लोगों को भी बता देता हूं कि प्रेसी का मकसद है बेसिकली आपके अंदर एक स्किल को इनकलकेट करना। वो कौन सा स्किल है कि आप एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सही मानों में समझने के बाद इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में अपने ऑडियंस तक वो मैसेज बगैर किसी मैनिपुलेशन के कन्वे करें। ठीक है जी, ये उसका मकसद है प्रेसी का, कि आपका रिटन कम्युनिकेशन जो है वो एक्यूरेट हो, वो ब्रीफ हो, और वो क्लियर हो। एबीसी, एक्यूरेट एज फार एज इंफॉर्मेशन एंड लैंग्वेज इज कंसर्न, ब्रीफ as far as the content is concerned, language is concerned। यानी कि ब्रीफ से मुराद ये नहीं है कि बिला वजह बेतुका शॉर्ट कर देना है। ब्रीफ का मतलब ये है सेंसिबली शॉर्ट। वो क्या मतलब है कि जो ह्यूमन स्पीच में आदत होती है रेपिटेशन करने की, इररिलेवेंट डिटेल्स को डालने की, इलस्ट्रेशंस को डालने की, किसी चीज के को समझाने के लिए, और गैर जरूरी अल्फाज का इस्तेमाल लाशौरी तौर पर करने की, उसको खत्म कर दिया जाए। उसका मतलब ये नहीं होता कि इंफॉर्मेशन को स्किप कर दिया जाए या इंफॉर्मेशन को अवॉइड किया जाए। कंसाइज मीन गिविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंसाइजनेस डज नॉट मीन कि skip information. Conciseness does not mean avoid information. Conciseness just means giving every information, but in simple, precise and fewest possible words. यानी जो हमें लाशौरी तौर पर आदत होती है, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये इसीलिए सिखाया जाता है कि जहां आप चार वर्ड्स के एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहां चार वर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप टू से बात स्टार्ट कर सकते हैं। आई हैव कम टू द कंक्लूजन की जगह अगर आप आई हैव कंक्लूडेड लिख सकते हैं तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट रादर देन कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन लिखे। ये मकसद है। हम लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, बच्चे या टीचर्स चूंकि पढ़ाते इस अंदाज से ना, कि समझते हैं कि प्रिसाइजनेस का मतलब है इंफॉर्मेशन भी सही कहीं ना कहीं से निकाल दो। आपने हर वो गैर जरूरी चीज, वो इररिलेवेंट है, वो रेपिटेशन है, वो इलस्ट्रेशन है, जिसका मेन और कोर इंफॉर्मेशन से कोई तल्लक नहीं है, या वो कोर इंफॉर्मेशन में कोई चीज उसके कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, उसको निकाल दे। कोर इंफॉर्मेशन को नहीं निकालना, इसको कहते हैं कंसाइजनेस करना। और प्रेसी का मकसद यह है कि देखा जाए कि क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि कॉम्प्लेक्स कंटेंट को अनफोल्ड कर सकें, और फिर उसी बात को बगैर कोई चीज मैनिपुलेट किए, बगैर एडिशन किए, बगैर कोई चीज निकाले, वही बात सिंपल अल्फाज में समझा सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी इज द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेसी राइटिंग, व्हिच इज अनफॉर्चुनेटली compromised by everyone because of the myths they have heard about प्रेसी। और ये बात मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताई थी, आपको भी प्रिसाइज बता दी। अब उसमें चूंकि पहला टास्क आपका है रीडिंग का, तो रीडिंग के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रीडिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो प्रेसी राइटिंग में आउट एंड आउट चेक नहीं हो सकते। प्रेसी राइटिंग में आउट एंड आउट चेक नहीं हो सकते, राइट? सरफेस पे चेक हो जाते हैं, इन डेप्थ चेक नहीं होते। तो इन डेप्थ को चेक करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट अलहदा से दिया जाता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट अलहदा दिया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्या आप चीजों को क्रिटिकली देख सकते हैं? नंबर वन।
आपसे जो पूछा जाए उस तक एग्जैक्ट अप्रोच कर सकते हैं? कैन यू नैरो डाउन योर अप्रोच टू द पॉइंट विच इज जस्ट आस्क्ड? राइट, आप उस अप्रोच तक पहुंच सकते हैं, डिग डाउन, उसे ड्रिल कर सकते हैं, ड्रिल करके उस डीप डाउन तक जाना कि जो सिर्फ पूछा जा रहा है उतनी बात का जवाब आप ढूंढ के लाएं। और वो जवाब जो कि ऑब्वियसली स्कैटर्ड होगा, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी फैला हो सकता है, जिसको जब तक पूरा पैराग्राफ न पढ़ लिया जाए, समझ ना लिया जाए, उसको सेंस नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे जो स्टेटेड होते हैं, जैसे कि आगे मैंने ये स्लाइड में लिखा हुआ है स्टेटेड, और कुछ होते हैं इंप्लाइड। उसको देखने की सलाहियत आपके अंदर है कि इंप्लाइड मीनिंग्स को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है जी। उसमें जो सबसे टॉप चीज है वो रीडिंग सेंसिबिलिटी है। अब रीडिंग सेंसिबिलिटी के बारे में मैं समझा रहा था, जिस बच्ची ने आके मुझसे पूछा कि मैं भी ज्वाइन हुई हूं, कि सेंसिबिलिटी का मतलब यह है कि योर इंटेलिजेंस एंटीना इज सो मच रिफाइंड एंड कैपेबल दैट फ्रॉम सर्टेन वर्ड्स or parts of a sentence, you can predict with exactitude what is going to happen or what is the deeper meaning or between line the meanings is. Now, this sensibility develops over the period of time if you practice the reading skill by developing first reading habits. The reading habits will inculcate in you sense of critical thinking and force you to develop your focus of attention, alertness of mind, focus, absolute focus, avoiding distraction, pay close attention to everything. ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अब ये सेंसिबिलिटी हमारे लिए इसलिए डेवलप की होती कि हमें आम कन्वर्सेशन में भी सेंसिबिलिटी की आदत नहीं है, because we listen and we just answer. This is called reaction. We do not listen to understand. We listen to react to answer. We do not listen to understand. We listen to answer. यही चीज आपको मैंने प्रैक्टिस पे कराई है सारे सीएसएस के स्टूडेंट्स को, कि जैसे ही मैं टास्क देता हूं जवाब लिखने शुरू कर देते हैं। Nobody wait for a moment to think, understand first, and then construct a proper answer. Nobody does this. The reason of the failure in all written communication test is only this, that they do not develop the habit of listen and understand first, then construct the appropriate answer, and then present. Everybody focuses on presenting that one. तो sensibility तो conversation में भी नहीं है हमारी, इसलिए miscommunication होती है, misunderstandings होती है। तो written communication में chances ज्यादा बढ़ जाते हैं। oral communication के अंदर तो वो मौजूद है, आप उसकी body language भी देख रहे हो, आप उसके facial expression भी देख रहे हो, लेकिन written communication में no one is there. Your lines should be so clearly written, precisely written. That's why the writer's responsibility is more than anybody else. That he must develop great care and level of concentration कि जब वो word लिखे उसको पता हो इस word का क्या conclusion निकलेगा, इसका क्या impact बन सकता है, right? इससे क्या response elicit हो सकता है, वो सोच के लिखे और प्रिसाइज अल्फाज में लिखे। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई राइटर के ऊपर, और रीडर से तो यही देखना है कि वो उनको चीजों को चेक कर सकता है कि नहीं करता। तो सेंसिबिलिटी है सबसे पहली चीज। फिर वो देखते हैं कि क्या आप उससे मेन आइडिया डिटरमिन कर पाएंगे। गैर रेलिवेंट चीजों को आइडेंटिफाई करना, बहुत सारी चीजों के अंदर जो कि रेलिवेंट लग रही होती हैं बट रेलिवेंट होती नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनके से रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स और फैक्ट्स को ढूंढना, ये रीडिंग का पर्पस होता है। ठीक है, मकसद यही होगा कि इसका मकसद ओवरऑल जितने भी ये नीचे पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे स्किल चेक करना कि ये अलग अलग इनको चेक करना कि आता है आपको करना कि नहीं आता। क्यों? क्योंकि इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंटेंट दिया जाएगा आप उस इंफॉर्मेशन को सही कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे, उसको मैनिपुलेट कर नहीं रहे। आपके अंदर ये स्किल पैदा हो गया है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा हो गई है कि कोई भी कंटेंट दे दिया जाए आप उसके हिस्से बखरे करके मेन जूस उसका निकाल सकते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग सेपरेटली a passage of reading to assess your comprehensibility. I hope this point is clear now.
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब सिर्फ समझना नहीं होता, जिस तरह के लोग लेते हैं। इट इज अ मेंटली ग्रास्प एक्टिविटी, बिकॉज इट इज अ फुल मेंटल एक्टिविटी, where your intellectual capacity will be used. कैसे? You have the ability to analyze, relate, question, predict, इस किस्म की सारी एक्टिविटीज करें, यानी आपका इंटेलेक्ट इन्वॉल्व हो, आप एक एक्टिव रीडर की तरह हो, आप एक पैसिव रीडर की तरह ना हो। यह मतलब होता है कंप्रीहेंड का। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक चीज याद रखें कि जो आपके सामने कंटेंट आएगा वो कंटेंट बुनियादी तौर पर आपके लिए नहीं लिखा गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझ ले। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो टेस्ट है, एक इसमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे सामने, कंप्यूटर साइंसेस के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, बैचलर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, एंथ्रोपोलॉजी के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, लिटरेचर के हैं, फिलोसफी के हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के स्टूडेंट है, किस किस जगह के हैं, किस किस सब्जेक्ट के हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो फिलोसफी को इतनी डीपली नहीं समझ सकता कि उसका टेस्ट नहीं है, ठीक है। एक लिटरेचर का बंदा इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी उसको इतनी जगह नहीं समझ सकता। ये तो ऑब्वियस ही बात है, जब तक वो अपनी सेंसिबिलिटी डेवलप नहीं करेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर उन्होंने ये डिस्टिंक्शन नहीं की है। उन्होंने तमाम के तमाम लोगों को एक कंटेंट दे देना, जिसका वो सब्जेक्ट है उसके लिए तो शायद आसान हो, बट जिसका सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए तो वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट स्टाइल होता है, खास एक स्टाइल होता है, उसकी खास लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उसके खास जार्गन्स एंड टर्मिनोलॉजीज होती हैं। उस मटेरियल को कॉम्प्रीहेंड करना आसान काम नहीं है जब तक आपने रीडिंग हैबिट्स के साथ रीडिंग सेंसिबिलिटी बिल्डअप नहीं की होगी। आपने उस कंटेंट को क्यों करना है, इसको कंटेंट को क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ये जुल्म आपके साथ किया जा रहा है कि वो कंटेंट आप पढ़े? भाई इसलिए कि यू आफ्टर हैविंग बिकम एन ऑफिसर यू विल बी इन एनी डिपार्टमेंट। आप वहां पे जाके एक्सक्यूज नहीं देंगे, मैं इस चीजों को नहीं समझता जी, तो मैं इसकी डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टेशन कैसे तैयार करूं, मुझे तो ये जार्गन समझ नहीं आते मुझे। उन्होंने आपके अंदर ये स्किल बिल्डअप हो देख रहे हैं कि आप हर तरह के कंटेंट को सेंस कर सकते हो, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअली हो, लिंग्विस्टिकली हो, आप उसको अनफोल्ड कर सकते हो, अनरैप कर सकते हो। यू हैव गॉट दिस एबिलिटी। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और सबसे बड़ी बात टेस्ट के अंदर तो ये मसला हो जाएगा कि ये टाइम सेंसिटिव है, टाइम सेंसिटिव है। बाज क्वेश्चन होंगे जिनके स्टेटेड क्वेश्चन है, कुछ के इम्प्लाइड होंगे, वो जवाब देना फिर बंदा कर सकता है। लेकिन अगर टाइम सेंसिटिव हो जाए, टाइम बाउंड कर दिया जाए कि विद इन अ मिनट पढ़ो जी और पढ़ो जवाब दो, दैट इज रियली डिफिकल्ट। ये देखो ना, अब ये अगर एक ऐसे पैसेज आ गया, ये मैंने शुरू में चलाया भी था, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास के अंदर, मैं दोबारा आपके सामने चला रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू एक्सपाउंड यू, कि ये एक पैसेज और मैं आपको कहता हूं ले जी 1 मिनट है या 2 मिनट है, फॉर एग्जाम्पल, चले लेट्स सपोज 2 मिनट, आई गिव यू 2 मिनट्स, एंड आफ्टर 2 मिनट्स मैं आपके सामने क्वेश्चन रन कर देता हूं। इनको समझने के बाद आपने जवाब देना है। तो दिस इज द प्रेशर ऑफ द टाइम दैट यू हैव। अगर आपकी सेंसिबिलिटी भी नहीं है, आपके पास आपने अपना डेवलप भी नहीं किया, रीडिंग हैबिट्स नहीं डेवलप की, राइट, रीडिंग प्रैक्टिस भी नहीं की, तो ऊपर से तो टाइम का प्रेशर लगेगा ही लगेगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द टाइम। स्टूडेंट्स आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। 8-10 पैसेज करने के बाद समझिए हम तैयार हो गए। इट डिमांड्स एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। नेवर डू, द स्टूडेंट्स नेवर डू दिस। इस पूरे पैसेज को ये करना, ये टाइम सेंसिटिव जो है ना, वो टाइम वैसे ही प्रेशर बंदे के ऊपर डाल देता है। एक नॉर्मल जिसके नर्व्स वैसे ही बड़े स्ट्रांग हो, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इस पूरे को समझना है। 2 मिनट फॉर एग्जांपल हो गए। अब हम देखेंगे आगे जी, क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को जवाब देना है। इट इज सजेस्टेड दैट एट नॉट टू डिस्टेंस डेट। अब सुने, ये जो आंसर्स दिए जाते हैं, अब आप मुझे जवाब ना देने की कोशिश कर देना, मुझे पता है मेरी बात कम सुन रहे होंगे, पैसेज पहले पढ़ लिया या तेजी से जवाब देने की कोशिश करेंगे, बट ना कीजिएगा प्लीज। और वैसे बाय द वे ये मुझे पता आप लोगों से चलता है, आपके जवाबों से पता चलता है कि आप ऐसा कर रहे होंगे। यू आर माई एक्सपीरियंस। एवरी स्टूडेंट इज माई एक्सपीरियंस, यू आर माई एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सुन लें, बड़ी एक और से बात समझनी है कि देखो, मैंने उस दिन भी शायद बताया था कि आपके सामने जो मैंने पैसेज रखा है वो कंपैरेटिवली इजी रखा है। अल्लाह करे प्रैक्टिकली वहां पे भी इजी आए, लेकिन जो मुश्किल टेस्ट हैं, जैसे पूरी दुनिया से टॉफल लोग देते हैं,
जो आइट्स का टेस्ट देते हैं, जो सैट का टेस्ट देते हैं, उधर आसान नहीं इतने आते, ठीक है कि नहीं। लेकिन कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूं, मैंने इजी क्यों रखा है सामने, ताकि आपको बात समझ आ सके। मेरा मकसद इस वक्त समझाना है ना। लेकिन होता यह है कि स्टूडेंट इसको बहुत इजी ले लेते हैं, इसलिए ना इजी लीजिएगा। इस बात को समझें कि ये जो आपके पास जो ऑप्शन होते हैं ना बेटे, ये ऑप्शन बड़े ट्रिकी अंदाज से लिखे होते हैं, कैमोफ्लैज्ड होता है आंसर। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर आदत है ना, अर्ज है सुना और जवाब देने की, वो यहां पे अर्ज आपको कंट्रोल करेगी। वो अर्ज आपको यहां पर कंट्रोल करेगी। सुनो और जवाब दो, यानी देखो, और जैसी वर्ड नजर आए फेमिन, फटाफट होके कह दिया। 99% लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, यानी उसके लाइनों में से 2-3 वर्ड्स भी यहां आ गए ना, तो आपके बगैर देखे टिक कर देना। एक तो ये होगा। बाज़ औक़ात सिमिलर लग रहे होंगे ऑप्शंस, और हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, वो नजर नहीं आएगा। तो ये बड़ा एक टाइम सेंसिटिव है, क्योंकि टाइम भी हो और उसमें सारे उस चीज को ढूंढना एक आसान काम नहीं है। इसलिए सवाल को सही तरीके से समझना और फिर उस ऑप्शन तक पहुंचना, जिसकी टेक्निक्स मैं अभी बताऊंगा। एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, गेसिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी टेक्निक है, ये सारी टेक्निक्स को आप करके कर सकते हो। लेकिन मैं ये बता दूं कि जिसने स्क्रीनिंग के ऊपर ये सही प्रैक्टिस कर ली ना, उसका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वहां पे बड़ा आसान हो जाएगा कॉम्पोजिशन के अंदर, क्योंकि ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में जवाब तक पहुंचने का तरीका बता रहा है। मैंने शुरू में भी ये लफ्ज यूज किया था, और अगेन आई रिपीट कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कि आपको जो आपने खुद काम नहीं करना था, अल्लाह ताला ने आपके लिए आसान कर दिया इस टेस्ट के बहाने। मतलब मुझे तो इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी नजर आती है। हर बंदे का देखने का अंदाज होता है। मेरी नजर में, मैंने बड़ा इसको डीपली एनालाइज किया, मेरी नजर में CSS करने वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जिससे सही करना है ना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, बजाय उसको अगर नहीं पता चल रहा है, या उसको टीचर्स अच्छे नहीं मिले, या उसको कोई मौका नहीं मिला, तो वो एक अच्छे अंदाज से तैयारी करे, तो वो उसका एक सेंसिबिलिटी डेवलप हो सकती है कि आपको स्कोप एग्जैक्ट क्वेश्चन के मुताबिक एग्जैक्ट जगह पर पहुंचना आ जाए। तो ये एक क्वेश्चन होगा जी, इस तरह से आ जाएगा, और उस पर आपने जवाब देना होगा, और उस पर समझ आए कि वो क्या कह रहा है। suggested that it is suggested in the passage that at not too distance, ये लफ्ज की at not too distance क्या होगा? क्या होगा थोड़े अरसे के बाद, ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या होगा? क्या फेमिन जो है वो पूरी दुनिया फेस करेगी, कहत पड़ जाएगा? क्या रेट ऑफ ग्रोथ पूरी पॉपुलेशन का बढ़ जाएगा? स्लो जो है वो इन दिस वर्ल्ड विल हैव बीन स्लो डाउन, वो स्लो हो जाएगा, पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है जी, पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद एडवर्टाइजिंग फूड प्रोडक्ट्स हो जाएंगी, ड्रास्टिकली वो मेथड्स चेंज होंगे, या हमारी जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब याद रखें, इसमें जो टेक्निक बल्कि मैं अभी थोड़ी सी बता ही देता हूँ, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वर्ड पेनिट्रेशन। कोई लफ्ज देख के फौरन आपने अर्ज नहीं पकड़नी कि उसका जवाब देखना, बल्कि उसकी पेनिट्रेशन देखनी है कि फॉर एग्जांपल ये फेमिन है, क्या पूरे पैराग्राफ में फेमिन का जिक्र हो रहा है? अगर पूरे पैराग्राफ में नहीं जिक्र हो रहा, किसी एक लाइन में, किसी एक पार्ट हुआ, तो वो जरूरी नहीं वो आंसर हो, राइट। हमेशा आंसर का अंदाजा उस, यानी जैसे खासतौर पर थीम का अंदाजा है, या मेन पॉइंट का अंदाजा है, या यहाँ पर सजेशन का पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन का जो जवाब है वो वर्ड पेनिट्रेशन के हिसाब से देखते हैं कि उससे रिलेटेड बात या उससे वर्ड से रिलेटेड कितनी बातें हुई हैं। अब हम जरा पीछे चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए, इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर 2050, अब आज कैलकुलेशन कर ले जी, आज 2022 है, पीछे कितने रह गए? मैं मिसाल अगर दे रहा हूं, अच्छा चले फर्ज करिए ये सन 2000 भी होता, सन 2000 भी होता, उस वक्त का भी पैसेज हो, तब भी 50 साल इज नॉट अ बिग टाइम, इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये एक क्लू है जी कि शॉर्ट टाइम में होगा। अच्छा क्या होगा? पीपल्स ईटिंग हैबिट विल हैव चेंज्ड बियॉन्ड रिकग्निशन। अब याद रखें कि जब भी आप पैसेज पे अप्रोच करें, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, जिसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको उसको देखना होता है, क्योंकि जो टॉपिक सेंटेंस के अंदर बात होगी, जो कीवर्ड्स होंगे, इन्हीं बातों को एक्सपैंड किया जाता है बॉडी पैराग्राफ में। तो पहले टॉपिक सेंटेंस में तो उसने सिर्फ ही कहा ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसको एक्सपैंड जब किया गया, तो कहाँ कहाँ फेमिन का जिक्र आया, या कहाँ का वो एडवर्टाइजिंग का जिक्र आया, तो गौर करें, तो इसने पॉपुलेशन ग्रोथ की भी बात की है, लेकिन कैसे की है?
ग्रोथ इन पॉपुलेशन वेरी मेनी न्यू मैकेनिकल साइंटिफिक मेथड विल कम इनटू बीइंग टू स्टेप अप फूड प्रोडक्शन। तो वो पॉपुलेशन के बारे में सिर्फ इतना कह रहा है कि उस पॉपुलेशन को मीट करने के लिए फूड प्रोडक्शन के नए स्टेप्स निकालेंगे जो साइंटिफिक होंगे। तीसरा, देयर विल बी मैनी विल बी एन एंड टू फूड एज वी नो, सॉरी, देयर विल बी एन एंड टू फूड एज वी नो इट टुडे। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जिस फूड को आज हम जानते हैं वो कल वो वाला फूड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जो जिसको आज हम खुराक कहते हैं, खाना कहते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारे लिए माजी का किस्सा बन जाएगा। ये नहीं कह रहा फूड खत्म हो जाएगा, बल्कि वो कह रहा है जो मेथड्स आएंगे उससे नई फूड प्रोडक्शन होगी। आज के फूड को जिसको हम पहचानते हैं वो खत्म हो गया होगा, नए फूड के आ चुके होंगे। वो किस शक्ल में होंगे? वो टैबलेट्स की शक्ल में होंगे, मेटामिन्स होंगे, जो कि कैप्सूल टैबलेट्स की शक्ल में होंगे। फिर ये जो हाईली आर्टिफिशियल फूड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रेजेंट डे को रिप्लेस करेगा। ये ज्यादा मजेदार तो शायद ना हो, मे नॉट बी, मे का जिक्र किया, बट ये क्या होगा, ये फूड शॉर्टेज जिसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है या वर्ल्ड फेमिन हो सकता है, उसका जवाब होगा। यानी वो कह रहा है कि फेमिन होगा ही नहीं, जो अदरवाइज पैदा होता है वो होगा ही नहीं उसकी वजह से। तो अगर हम गौर करें तो कहीं भी फेमिन का जिक्र ये नहीं कहा वर्ल्ड विल फेस फेमिन, उससे ये नहीं कहा कि पैसेज ये सजेस्ट कर रहा है, पैसेज तो ये उसने ये कहा ही नहीं, स्लो डाउन का जिक्र ही कहीं नहीं आया। वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन विल डिक्लाइन, ये बात ही नहीं की उसने, है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है उसमें। एडवर्टीजमेंट का जिक्र ही नहीं है वहां पर। ये जिक्र हुआ आवर ट्रेडिशनल हैबिट्स विल हैव बीन कंप्लीटेड। ये कहां पर जिक्र हुआ है? इस लफ्ज के साथ, नॉट टू डिस्टेंस, क्योंकि 2050 के साथ उसका यही जिक्र हुआ था। सो ये बड़ा क्रिटिकली जब तक आप नहीं देखेंगे आप आंसर नहीं देख सकते। सिंपल में तो शायद आप फिगर आउट कर लो, बट व्हेन देयर कम्स अ डिफिकल्ट पैसेज तो उसमें आप नहीं कर सकते। सेम इज द केस इधर, ऑथर पॉइंट्स आउट दैट आर्टिफिशियल फूड। अब वो आर्टिफिशियल फूड के बारे में क्या बात करता है? ठीक है जी, क्या उसने डेफिशिएंसी की बात की थी? विटामिन की वर्ड्स को पहले देखते हैं और उसके साथ वाले पूरे वर्ड्स को पढ़ते हैं। विटामिन में डेफिशिएंसी की बात की थी? नहीं की थी, खत्म बात। नॉन फॉर्चुनेटली का लफ्ज है ना, इस तरह की कोई बात हुई। इकोनॉमिकली इजीली प्रोड्यूस, कोई इकोनॉमिकली का डिस्कशन नहीं हुआ वहां पर, खत्म, यहीं से बात खत्म। इज नॉट प्रैक्टिकल बट इट्स डिलीशियस, डिलीशियस की तो बात ही नहीं की, बल्कि उसने कहा डिलीशियस होगा ही नहीं, उससे इसके ऑपोजिट बात की थी। मे प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ए वर्ल्ड फूड शॉर्टेज, ये उसने बात नहीं की। मे प्रोवाइड, उसने कहा था कि सोल्यूशन हो सकता है, यस, ये उसने बात की थी। विल अपीयर ग्लेडली टू द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ये तो बात ही नहीं की उसने, ये बिल्कुल बात ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिफिशियल फूड जो है वो क्या होगा? वो प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रीच लाइक दिस। ठीक है जी, मैंने यहां तक तो आपको एक बता दिया। अभी मैं आ जाता हूं उसके ऊपर, रीडिंग के ऊपर। अच्छा जी, अब हैविंग सेड दिस, ये जो मैं बात बता चुका हूँ कि आपका फोकस ऑफ अटेंशन जो चाहिए, ये सारी बातें मैंने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। सबसे पहले तो ये देख लो कि जो रीडिंग क्वेश्चन है उनकी टाइप्स क्या होगी। अब इट्स नॉट एज मच डिफरेंट from the reading comprehension questions which I discussed in my composition class. So I would not go into the detail, but for the sake of the students who have never been my students, उनके लिए मैं थोड़ा सा चीजों को कंप्रेस करके आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है जी, वो ये है कि बेटे जो लोग नए हैं खासतौर पे वो सुन लें कि क्वेश्चंस की कुछ खसूसी टाइप्स होती हैं। ये 6-8 टाइप्स होती हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो टाइप्स क्या हैं तो आपका एक मामला आसान हो जाता है। और यही चीज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको कंपोजिशन में एक एज देती है कंपेयर टू प्रेसिव। ये कंपेयर टू प्रेसिव वो आसान इसलिए होती है कि उसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बाकायदा डायरेक्शन के तौर पर मिलते हैं। आपको पता अगर चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 8-6-7 किस्म के क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें, मेंटली तौर पर अपने आप को कंडीशन कर लें, तो जब सवाल आएगा उस सवाल को समझना भी आसान हो उसका, चाहे वो कैमोफ्लेज ही क्यों ना हो। तो ये जो मैंने यहाँ पर 2, 4, 6 टाइप्स हैं, ये 6 टाइप्स होते हैं। इसमें मैंने एक टाइप ऐड की है। वो मैंने एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आइल्स में एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसमें ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन का पूछा जाता है। याद रखना यही 6 टाइप्स होती हैं, इन्हीं की डायमेंशंस चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पर आइल्स में और टॉफल में क्वेश्चन आता है कि आपसे वो कहता है कि ये हेडिंग का सेट्स है, ये 5-6 हेडिंग्स दे देता है और वो कहता है मैच करके बताओ ये किस पैराग्राफ के साथ मैच कर देगी कौन सी हेडिंग। ठीक है जी,
राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर वो नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, वो हेडिंग मैच का क्वेश्चन इज सिमिलर टू मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। ये जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू या प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, रिटोरिकल स्ट्रेटजी ऑफ द, बिल्कुल उसी तरह से है, सिमिलर टू दैट। उसका मेन पर्पस या मेन थीम क्या है, इट्स लाइक मेन थीम पूरे पैराग्राफ का। हेडिंग होती क्या है, ये जो आप प्रेसी में टाइटल बनाना सीखा है वो क्या है, कि आप पूरे पैसेज का जिस्ट जो है वो आप इन टू वर्ड्स और 3-4 वर्ड्स के अंदर आप बताते हो और पता चल जाता है कि आप वाकई जिस्ट को सही समझते हो। हेडिंग मैच इज सिमिलर टू दैट। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर ये 6 क्वेश्चन की जो टाइप्स बता रहा हूं आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के दौरान आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो आप देख के फौरन घबरा ना जाए कि सर ने तो हमें ये 6 टाइप्स बताए थे, जहां पे ये क्वेश्चन क्या होगा, गौर करने पे आपको पता चल जाएगा कि वो इन्हीं की कोई ना कोई डायमेंशन होगी। ये बात तो पहले आपके ज़हन में रख लेनी है, ठीक है जी। तो इसमें अब जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ ये है कि एक क्वेश्चन होगा कि जी ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू या प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज बताएं, ऑथर की रिटोरिक स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, बट दे वुड नॉट डायरेक्टली यूज द प्राइमरी पर्पस। जरूरी नहीं है प्राइमरी पर्पस का लफ्ज यूज किया हो, पॉइंट ऑफ व्यू का हो, आई मीन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे, यानी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछते हैं कि जी छोटी सी एक नुकता उठा लेंगे जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स पूछेंगे, स्पेसिफिक स्मॉल डिटेल्स। एक पॉइंट उठा लिया, मिसाल के तौर पर, अभी ये मैं सारों की एग्जांपल भी आगे आएगी, आगे चल के इसकी एग्जांपल्स भी आएंगी, तो बल जाए इधर बताने के मैं आगे चल के ही बताता हूँ स्लाइड्स में। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। इसी तरह से एक डिटेल को ये लाइन बता देगा, आपको कहेगा ये लाइन, ये नंबर लाइन है फलां पैराग्राफ की दूसरे हिस्से पे आ रही है और इस पे बताओ कि क्या असम्पशंस राइटर कर रहा है, ठीक है। इस फलां लाइन का या पैसेज का, पैराग्राफ का, इसका खास मकसद बताओ पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या है, क्यों ये वो बात कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताओ। इस वर्ड को बताओ कि इसका वर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है, ऑथर की टोन के बारे में बताओ, मूड के बारे में बताओ कि वो कैसे दे रहा है। और ये सारी चीजें मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स को बताई हुई है, मैं जब आगे चलूंगा तो इसको डिटेल में भी बता दूंगा। तो अब इन सब क्वेश्चंस की मैं एक एक झलक आपको दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। मिसाल के तौर पर प्राइमरी पर्पस से रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, आई मीन व्हेन आई हैव रिटन द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, तो जरूरी नहीं उसने प्राइमरी पर्पस लिखा हो, ठीक है कि नहीं। वो ऐसे भी कर सकता है कि द राइटर्स फॉर एग्जांपल द मेन फोकस ऑफ दिस पैसेजेस, तो मेन फोकस होगा वो मेन पर्पस ही है, मतलब कुछ भी वर्ड्स होंगे वो आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि ये वर्ड है। एनीवेज, जब उसने मेन पर्पस आपसे पूछा क्वेश्चन, तो ऑप्शन उसने ये दे दिए 4, और इन चारों में से आपने एक ऑप्शन निकालना है। इसका असूल पहला बुनियादी वही है कि जो भी इनके कीवर्ड्स हैं, हमेशा कीवर्ड्स को बड़े ध्यान से देखें, उन कीवर्ड्स की पेनिट्रेशन उनमें नजर आनी चाहिए पूरे पैसेज में। कीवर्ड्स की पेनिट्रेशन से मुराद ये नहीं है कि वो लफ्ज बार बार यूज होगा, इट डज नॉट मीन कि वो लफ्ज बार बार यूज होगा, इट जस्ट मीन्स उस बात के का जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो प्रिवेल करता हुआ आपको नजर आएगा पूरे पैसेज में। सो कभी भी कहीं वर्ड, फॉर एग्जांपल ये assumption का लफ्ज आ गया है, फर्ज करें ये assumption का लफ्ज है और ये एग्जैक्ट एज इट इज आप उधर देख लेते हो, तो इन चीजों की अर्ज पे फौरन जवाब नहीं सिलेक्ट करते कि ये लफ्ज नजर आ गया। जवाब किस प्रिंसिपल पे करते हैं, जवाब इस प्रिंसिपल पे करते हैं कि ये वर्ड की सेंस की पेनिट्रेशन कितनी है, वर्ड की भी पेनिट्रेशन नहीं, इस वर्ड की सेंस की पेनिट्रेशन कितनी है। जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है उसको पकड़ना है आपने, एक बात। दूसरी बात, अगर उसमें 3 कीवर्ड्स है, जैसे यहां पर 2-3 कीवर्ड्स हैं, इस पे 2-3 कीवर्ड्स हैं, तो तीनों वर्ड्स की पेनिट्रेशन आनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल यह है कि पहले वर्ड्स की पेनिट्रेशन को असेस कर लें कि उनकी सेंसिबिलिटी कितनी हो रही है, फिर आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया मेन पर्पस रिलेटेड। दूसरा पर्पस ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया कि जिसमें वो स्मॉल डिटेल्स के बारे में कुछ पूछना चाहता है, वो ऐसे आएगा, वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जी वो कहेगा जी 4th पैराग्राफ, ये एग्जांपल दे रहा हूं, डज नॉट मीन ऑलवेज लाइक दिस, कि जी 4th पैराग्राफ 50 to 56 लाइन, उसके अंदर इंडिकेट जो है वो इंडिकेट्स के प्लेटो का प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू पोएट्री क्या है। यानी आपको वो गाइडलाइन दे के कहेगा कि इस लाइन में चले जाओ 50 to 56, और उस 50 to 56 लाइन में जो 50 लाइन में पोएट्री का वर्ड यूज हुआ है, इसका मेन ऑब्जेक्शन प्लेटो की पोएट्री की तरफ क्या है। अच्छा, अब याद रखना
कि जब उसने वर्ड्स के जरिए, नंबर के जरिए आपको गाइड किया कि इस वर्ड पे चले जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पे स्टक हो जाए आप। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको बता रहा है कि इस जगह पे यूज हुआ है। आपका काम है उसके आगे पीछे की लाइंस को पढ़ के असेस करना, कॉन्टेक्स्ट में देखना, ना कि सिर्फ उस लाइन को पढ़ने बैठ जाओ या उसी लाइन तक रुक जाओ और उसी से मीनिंग अखज करने की कोशिश करो। यू गो टू द लाइन विच ही हैज हाईलाइटेड, यू गो टू द वर्ड विच ही हैज हाईलाइटेड, एंड देन लाइक ए कंपास, जैसे प्रकार होती है कंपास की तरह, उसकी आगे पीछे की लाइनों को पूरी तरीके से असेस करो। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें जो बात कर रहा है वो क्या है। वो जो बात समझ आए उस पर देख लो, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी बात नजर आ रही है, वो बात आप निकाल लो। फिर इन्फ्रेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें इन्फर करना होता है कि जी ये लाइन से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ अवेलेबल, देखो लफ्ज ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इफ अवेलेबल। कहता है जी इनमें से अगर कोई अवेलेबल हो, वुड बेस्ट रिफ्यूट द ऑथर्स असर्शन। बेस्ट रिफ्यूट इज द कीवर्ड। बेस्ट रिफ्यूट करेगा, कौन सा असर्शन था, यंग अपस्टार्ट के बारे में उसने कोई बात की है, वो बता रहा है कि लाइन 57 है, आप उस लाइन में जाओ और यंग अपस्टार्ट के ब्यूट करती है। अगर ये हो तो फिर मैं दोबारा समझो कि लाइन नंबर 57 में जाओ और उस जगह पर यंग अपस्टार्ट का लफ्ज उसने इशारा दे दिया कि ये यूज हुआ है, इसके बारे में ऑथर ने एक अपना दावा किया है। आप इस दावे को समझो और समझने के बाद बताओ कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसकी मुखालफत कर रहा है, इसको मुकम्मल तौर पर इसको झुठला रहा है। तो मेहरबानी करो मेरा बेटा, अगर थोड़ी सी उर्दू में ट्रांसलेशन कर लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। ज़हनी तौर पर आपने अंग्रेजी क्या अपने खौफ तारी नहीं रखना, उसका गुलाम नहीं रहना कि नहीं जी मुझे अंग्रेजी में, आपको जैसे सेंस कर सकते हो उसको सेंस करो बस, ताकि आप जवाब दे सको। अगर आप उसको टुकड़े टुकड़े करके सवाल के और उर्दू में ट्रांसलेशन करके समझ आती है तो कोई बात नहीं, चाहे करें, इसको लाजमी करें, अपने लिए आसानी पैदा करें, अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना, जैसे मैंने अभी उर्दू में आसानी करके दिखाई है। सो यू जस्ट लुक एट दिस और फिर उस दावे को समझना है। दावे को समझने के बाद फिर देखना है कि इस दावे को झुटला कौन सा पॉइंट यहाँ पे रहा है, उसकी जो इनकार कौन सा कर रहा है, और वो ऑप्शन होते हैं। तो ये इस तरह से तरीके होते हैं जो आपको चेक करेंगे। देन फंक्शन के बारे में वो कहेगा कि जी अच्छा ये बताओ कि 5 to 6 लाइन के अंदर ये कोटेशन यूज हुई है, द ऑथर ऑफ द पैसेज यूजेस द कोटेशन। ठीक हो गया, ये बता दिया। अब क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन ये है प्राइमरीली एज, कि बुनियादी मकसद क्या है प्राइमरी। अब अगर उसमें वो सेकेंडरी मकसद भी कोई है, उसका कोई तीसरा चौथा मकसद भी है, तो आपने उसको फौरन मकसद देखते ही पिक नहीं कर लेना, आपने इस कीवर्ड को ज़हन में रखना। हमेशा एक असूल याद रखो कि मैंने कंपोजिशन में स्टूडेंट्स को बताया था कि व्हेन यू गो टू द पर्टिकुलर place where the answer you are looking for or probably would be, your job is not to see the answer in isolation. Always see the answer in connection with the keywords of the question. तो क्वेश्चन के कीवर्ड पे आपने उंगली रखनी है कि ये प्राइमरीली पूछा, मैं प्राइमरीली को किसी सूरत में इग्नोर ना करूं, कीवर्ड को इग्नोर ना करूं। ठीक है, क्योंकि असल क्वेश्चन ये है, अगर आपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को लिंक ना किया, इग्नोर कर दिया, तो जवाब जब आप ढूंढेंगे वो जवाब आपके अंदर, मैं दोबारा लफ्ज वो रिपीट कर रहा हूं जो 5 दफा मैं यहाँ पर रिपीट कर चुका हूं, कि वो अर्ज तो होती है ना अंदर, फटाफट जैसे एक इशारा मिला जवाब उठा लो, तो वो अर्ज आपको कंट्रोल कर लेगी। डू नॉट लेट द अर्ज टू आंसर अब्रप्टली कंट्रोल यू। फिर आई रिपीट, डू नॉट लेट द अर्ज टू आंसर अब्रप्टली कंट्रोल यू। ये बात आप याद रखनी है, ठीक है जी। तो जो प्राइमरीली मकसद होगा वो आपने वहां पर समझना और उसके मुताबिक ये जवाब देना, क्योंकि यहाँ पर भी डेफिनेटली दो मकसद वहां पे अगर डिस्कस हुए तो यहाँ पर भी 2 मकसद डिस्कस कर दिया हो, लेकिन प्राइमरीली के मुताबिक आपने चेक करना। सो इतना डीप समझना, इतना क्रिटिकली देखना, ये बड़ा जरूरी है। और ये क्वेश्चन होते हैं फंक्शन से रिलेटेड। फिर आ जाएगा जी क्वेश्चन अबाउट द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का मीनिंग बताएं। लाइन नंबर 34 है, वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल यू गो टू दिस वर्ड फॉलो। तो फॉलो का मतलब अब ये कीवर्ड है मोस्ट नियरली, मींस मोस्ट नियरली, दिस इज द कीवर्ड मोस्ट नियरली। वोकैबुलरी में मैंने आपको क्लोजेस्ट सिनोनिम बताए थे,
वो सारे। अच्छा, एक वर्ड फॉलो मोस्ट नियरली मीन्स, तो ये जो मोस्ट नियरली है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर वो वर्ड का मीनिंग आपने उस कॉन्टेक्स्ट में जाके देखना है कि वहां पर इससे रिलेटेड कौन सा मीनिंग बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्टेक्चुअली बताएं। नेक्स्ट जो होगा वो ये है जी कि एक्यूरेसी। ये है वो जो जवाब मैंने आपको कहा था ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में, और ये थोड़ा सा जवाब देने के लिए आपको एक बात को समझना है। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये उससे जो स्टेटमेंट दिए, द साइंटिस्ट आर यूजिंग ए टेक्निक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं ये स्टेटमेंट बताओ तुम ट्रू है या फॉल्स है, ये नॉट गिवन है। अब स्टेटमेंट से मुराद ये नहीं है कि ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई आपको पैसेज में मिल जाएगी। आपने स्टेटमेंट को पूरी तरह समझना है और देखना है कि इस किस्म का जो थीम है वो वहां पर डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ। अब समझना यह है कि अगर तो ये डिस्कस हुआ है तो क्या ये थीम 100% उस थीम से 100% एग्री कर रहा है। अगर ये 100% एग्री कर रहा होगा तो ये ट्रू होगा, 100% एग्री कर रहा होगा तो ट्रू होगा। अगर 100% एग्री नहीं कर रहा, 96%, 98%, 90%, तो ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा। फॉल्स तब होगा जब ये 100% इससे कंट्राडिक्ट कर रहा होगा। सो ये 100% की जो पोलैरिटी है ना, ये याद रखनी है आपने। 100% एग्री करे तो ट्रू, 100% डिसएग्री करे तो फॉल्स, अदरवाइज जो बीच में हो वो भी नॉट गिवन है और जो बिल्कुल ना दिया हो वो भी नॉट गिवन है। सिंपल फॉर्मूला इसका ये है, सिंपल फॉर्मूला इसका ये है। एक सेकेंड, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गए क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम इसकी टेक्निक्स के ऊपर। अब यहाँ टेक्निक्स बताने से पहले आई वुड स्टॉप हियर शेयरिंग, और जो मेरे साथ नहीं थे स्टूडेंट्स उनके लिए मैं पीछे से कुछ चीज चलाता हूँ ताकि उनको भी समझ आए, और जो लोग पहले के थे वो भी मुझे समझ लें कि आपने क्या चीज समझनी है। मुझे लेट मी दो तीन चीजें इनको इंपॉर्टेंट बता दूं। अच्छा जी, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों के पास पेन एंड पेपर हैं तो नोट कर लें सब लोग। जो मेरे साथ रहे वो भी नोट कर लें, जो नहीं है, जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेश लोग हैं, वो भी नोट कर लें कि सबसे पहले कुछ पॉइंट्स समझ लें कि दो तीन चीजों का आपको पता होना चाहिए before you approach a paragraph to answer a question. That always you generally read the question first and to underline the keywords so that you have an idea of what the question is all about, number one. And number two, what is the direction given, ये आपको उससे अंदाजा हो सके। ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जनरली बिफोर यू look for the answer in a paragraph, or before you even read the paragraph, do have a look at the question and underline the keywords ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मुझे करना क्या है। आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी से पता चल जाए कि मुझे ये काम करना है, मेंटली तौर पर आप तैयार हो जाए। जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें आपने ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं जिनको आपने नजर रखनी है। ये एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन के तीन एरियाज होते हैं जिनको आपको फोकस करना होता है।
कि ये एक्सप्लेन, स्टेट या मेंशन, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, इसके रिलेटेड जो वर्ड को यूज हुआ है ना, इसका आपको सही मीनिंग पता होना चाहिए। अभी तक जो भी आपको मीनिंग पता है उनको फिर वेरीफाई करके रखें, क्योंकि जो आपको मीनिंग पता है ये 100% यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि वो आपको 100% पता नहीं होगा। इसलिए इन वर्ड्स को दोबारा डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक दीज वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, रादर डू क्रॉस चेक द एग्जैक्ट मीनिंग। इस वर्ड का मीनिंग देखें और विद सेंटेंसेस देखें, जहां सेंटेंसेस में डिक्शनरी यूज होते हैं, ताकि आपको पता हो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। प्लस इन्हीं वर्ड से आपको ये अंदाजा हो जाता होता है कि लेंथ क्या है। कंपोजिशन के पेपर में ये अंदाजा हो जाता है कि लेंथ का जो अंदाजा होता है ना, कि एक सवाल का जवाब कितनी लंबा होना चाहिए, वो ये वर्ड आपको गाइड कर रहे होते हैं। एक्सप्लेन का अमूमी तौर पर लोग, मतलब जैसी लफ्ज एक्सप्लेन आ जाए ना, लोगों के ज़हन में आता है कि लंबी तफसील। खासतौर पर ये लफ्ज आ जाए ना कॉम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन, तो कॉम्प्रीहेंसिव और एक्सप्लेन मिला के लिख दिया तो फिर तो वैसे ही दिमाग में बैठ जाता है कि कोई पता नहीं लंबा चौड़ा आंसर लिखना है। तो ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं बड़े मिस इंटरप्रेटेड होते हैं कि जी कॉम्प्रीहेंसिव और एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं होता। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बताओ कि व्हाट इज द थिंग। नंबर 2, उसको थोड़ा अनफोल्ड करो, मीन बाय उसका कोई, उसके रेलेवेंट कोई एग्जांपल है तो दो, उसकी कोई रेलेवेंट डिटेल है वो बताओ, या उसकी कोई रेलेवेंट एविडेंस है तो बताओ। ठीक है कि नहीं। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा सा ओपन अप करो, थोड़ा सा ओपन अप करो। हम लोग उसके मुताबिक बड़ी लंबी डिटेल ले लेते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब ये होता है कि उसकी जो जो बात बने वो लॉजिकल सेंस कर रही हो, उसमें लॉजिकल कोहेरेंस मौजूद हो, वो लॉजिकल माइंड को अपील कर सके, समझ आए, ये ना हो कि बेतुकी बात हो, ये मतलब होता है। हमने कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब उर्दू में देखा जामिया, और जामिया से मुराद हमने लगा दिया पूरी लंबी डिटेल। कॉम्प्रीहेंसिव जस्ट मीन, क्योंकि ये लफ्ज कॉम्प्रीहेंड से निकला है, कि इट अपील्स योर लॉजिकल माइंड, इट इज सेंस्ड बाय योर लॉजिकल माइंड इजीली, दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो इन वर्ड्स के ऊपर नजर रखना। इसी तरह हाउ, वाई, व्हाट, इन लफ्जों के ऊपर नजर रखना, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि क्या चीज हमें आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। हाउ से मुराद है प्रोसेस, वाई से मुराद है रीजंस, व्हेन से मुराद है उस स्पेसिफिक टाइम। हम इन चीजों को मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स, वाई को हाउ के साथ मिला दिया, वाई को व्हेन को डिटेल में जाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक बड़ी मशहूर सी प्रैक्टिस चल रही है, वो ये है कि जब भी कोई डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आया ना, तो जानबूझ के स्टूडेंट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, या उसको कहीं ना कहीं इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आ गया, तो वो कहीं भी नहीं कह रहा कि माजी में चले जाओ, माजी में रेफरेंस के तौर पर जा सकते हो। ही इज नॉट आस्किंग कि मुझे डेफिनेशन बताओ जी डेमोक्रेसी होती क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। लेकिन लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली हमें आदत है चीजों को उसको उसको वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड करने के बाद हम उनके मुताबिक चलते हैं। सो ये लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है, हाउ, व्हेन, व्हाई, के ये वर्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर उसने व्हाई पूछा है तो उसका मतलब सिर्फ रीजंस बताओ, अगर उसने हाउ पूछा है तो उसके सिर्फ प्रोसेस बताओ। इसी तरह से उसके अंदर जो मेन वर्ब यूज होगा, एक्शन वर्ड यूज होगा, जैसे मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया, व्हाई डज ही यूज इट प्राइमरीली एज, तो प्राइमरीली लफ्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पर तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस नाउन की शक्ल में आ गया, लेकिन मेन मेन वर्ड क्या है उस, तो इन तीनों वर्ड्स को मिला के पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, ये बहुत जरूरी है। पहला काम ये हो गया। जब आप पैराग्राफ में जाते हो तो पैराग्राफ में आपने ये टोन को जरूर समझना है कि टोन क्या है आखिर। पैराग्राफ से फौरन गेस कर लिया करें, और ये दो एक लाइनों को पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर रहे हैं। क्रिटिकल पैराग्राफ है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, फैक्चुअल पैराग्राफ है, नरेटिव है, पर्सनल है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ये अंदाजा जनरली लगा देना चाहिए और पढ़ने के बाद। और इस तरह की डिटेल्स आप मजीद खुद भी चेक कर सकते हैं, आपके टीचर्स ने भी शायद आपको बताई हो, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को जितना बताना था वो बताया। ये पैराग्राफ की जनरल आइडिया ले लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तीसरी बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये कि एक पैसेज जो है ना, पैराग्राफ, वो भी इसी शक्ल का होता है। जो पैसेज का शक्ल है वही पैराग्राफ की शक्ल है। मैं इसको दूसरे अल्फाज में ही कहता हूं कि पैराग्राफ इज ए माइक्रो पिक्चर, पैसेज इज ए मैक्रो, MACRO, मैक्रो पिक्चर। पैसेज is the combination of paragraphs, while a paragraph is the combination of lines. लेकिन दोनों में एक ही असूल है। असूल क्या है कि आइडिया एक ही डिस्कस होगा,
पैसेज के अंदर भी एक ही आइडिया है जिसको आप अपना थीसिस स्टेटमेंट कहते हो, क्लेम लेके चलते हो, मगर उसको डिफरेंट एंगल से डिटेल में डिस्कस करते हो हर पैराग्राफ में। ठीक है कि नहीं? पैराग्राफ भी यही है, एक ही आइडिया डिस्कस होगा, उसमें कोई दूसरी चीजें नहीं आएंगी। तो एक ही पैराग्राफ ऑलवेज कंटेन्स वन सिंगल आइडिया, ये बात ध्यान में रख लें। जिसमें इसकी जो पहली लाइन होती है इसको हम इंट्रोडक्टरी लाइन या टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस मींस कि एक लाइन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड वो क्या बात करने जा रही है उसकी इंडिकेशन दे रहा है उस सेंटेंस में, उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक से रिलेटेड वो क्या बात करने जा रहा है उसकी इंडिकेशन दे रहा है उस पहले सेंटेंस पे, उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और जिसको पैराग्राफ के कन्वेंशंस का पता है वो रीडर पहली लाइन से ये देख लेगा कि अब इस पैराग्राफ में कौन सी बातें डिस्कस होंगी, क्योंकि वो कीवर्ड्स वहां पे पहले सेंटेंस में मौजूद है। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा लिख के बता देता हूं ताकि जिनके ज़हन में कोई कंफ्यूजन है वो ना रहे कि टॉपिक सेंटेंस जो है इसके दो हिस्से होते हैं, टॉपिक प्लस कंट्रोलिंग आइडिया। ठीक है जी। टॉपिक क्या होगा जो उसके ऊपर बात करें, मिसाल के तौर पर पहले तो कंट्रोलिंग आइडिया समझ ले क्या होता है। कंट्रोलिंग आइडिया मैंने इसके बारे में कहा था कि इट सेट्स द डायरेक्शन फॉर द रीडर। रीडर को पता चल जाता है कि क्या बात होने जा रही है। ठीक है। दूसरा, इट कीप्स द राइटर फोकस्ड। राइटर को भी वो कहते हैं ना लगाम डाल के रखता है कि इधर से बाहर नहीं जाना भाई। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस क्या है? मिसाल के तौर पर उसी पैसेज में अगर मैं चला जाऊं, किधर गया जी ये, एक सेकेंड, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर 2025 पीपल्स ईटिंग हैबिट, ये है टॉपिक, ईटिंग हैबिट, पीपल्स ईटिंग हैबिट। ठीक है, राइट। और कंट्रोलिंग आइडिया क्या है? बाय द ईयर 2050 विल हैव चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन, ये है कंट्रोलिंग आइडिया। इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट पीपल्स ईटिंग हैबिट, ये है टॉपिक, पीपल ईटिंग हैबिट के ऊपर बात करने जा रहा है। क्या बात करने जा रहा है? ये करने जा रहा है कि बाय द ईयर 2050 विल हैव चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन, कि वो आते चेंज हो चुकी होंगी। ये कंट्रोलिंग आइडिया है। अब इसी के मुताबिक मैंने आपको जवाब दिया था ना, रीडर भी आपका यही देखता है कि 2050 से रिलेटेड और बियॉन्ड रिकॉग्निशन और चेंज। मिसाल के तौर पर आप देखो, उसने कहा था बियॉन्ड रिकॉग्निशन चेंज हो जाएगी। गौर से सुनना, बियॉन्ड रिकॉग्निशन जिसको आप पहचान ही नहीं सकते, सतत चेंज होंगे कि पहचान नहीं सकते। ये देखो ना कि वो कह रहा है मील्स जो हैं वो एक पास्ट का पारीना के सब पारीना बन जाएंगे और वो जो है वो टैबलेट्स की फॉर्म में होंगी, तो चेंज हो गया ना बियॉन्ड रिकॉग्निशन। बियॉन्ड रिकॉग्निशन चेंज हो गया ना। ये लफ्ज का पेनिट्रेशन देखिए, इसको कहते हैं पेनिट्रेशन। कि मील, आज मील आपके पाकिस्तान में मील के मराद को तो रोटी, सालन, चावल, दालें ये आ जाती हैं। बाहर हर मुल्क के अंदर मील की जो भी शक्ल है वो उनके ज़हन में आ जाएगी, लेकिन उन सबको क्या चीज रिप्लेस करेगी? उनकी जगह पिल्स आ जाएंगी। ठीक है, सॉरी। ठीक है जी। लेट मी, मेरा कोई माउस थोड़ा सा ना रीट्रैक हो रहा है, लेट मी चेक। हाँ, ये इधर आ रहा है। ठीक है जी, मील्स चेंज हो जाएगा। तो जो वर्ड्स उसने दिए हैं वो सारे के सारे उसने उसके बताए हैं कि इन वर्ड्स का बियॉन्ड रिकॉग्निशन का लफ्ज यूज हुआ है, हैबिट से रिलेटेड है। वो हैबिट्स में वो बता रहा है कि फूड जो है, तो वो जो भी फूड से रिलेटेड आया, पीपल हैबिट्स जो कई हैं, वो सारी की सारी से मतलब वो की वर्ड्स हैं जिसको उसने एक्सप्लेन यहाँ पे करके दे दिया है।